हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11th का आज हम इक्विलिब्रियम चैप्टर जो कि मैथमेटिकल है, कंप्लीटली स्कोरिंग है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जिस पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रेट्स इक्वल हो जाती हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है जिसपे सभी चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, सभी फिजिकल जो मेजरमेंट हैं कांस्टेंट हो जाते हैं, लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, फॉरवर्ड रेट रिएक्शन एंड बैकवर्ड रेट जो होती है रिएक्शन की, वो सभी कांस्टेंट हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन पे केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस में हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं आज इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम मींस होता है साम्य और बैलेंसिंग। इक्विलिब्रियम जिसपे फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट दोनों इक्वल हो जाती हैं, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि प्रोसेस इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस, रेट और स्पीड and rate of backward processes are equal is called condition of equilibrium. इसको हम कंडीशन नाम देंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम को मैं ई क्यू एम से रिप्रेजेंट करूंगा या फिर ई क्यू एम से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम किसी भी प्रोसेस में बन सकता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है और केमिकल टाइप का भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। हमेशा ही रिवर्सिबल प्रोसेस में बनेगा। केमिकल रिएक्शंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, या फिर प्रोसेस जो होंगी वो दो टाइप की होंगी। एक तो होती है इरिवर्सिबल और एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं उनमें ओनली फॉरवर्ड फोर्स प्रेजेंट इन एक्टिंग, केवल फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग में प्रेजेंट होता है। फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड forces present in acting इसलिए जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं उनको हम वन साइडेड एरो से डिनोट करते हैं। केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जबकि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं उनको डबल साइडेड एरो इस टाइप से डिनोट करते हैं। इसके जनरल एग्जांपल हम ले सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के। जनरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट, aqueous solution of silver nitrate when treated with HCl aqueous then it convert into AgCl, precipitate बनेगा इसका, प्लस में HNO3। तो इस टाइप की रिएक्शन केवल इरिवर्सिबल होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद H2SO4, इसका एक्वा सॉल्यूशन जब सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वा सॉल्यूशन से ट्रीट होता है देन इट कन्वर्ट इनटू बेरियम सल्फेट BaSO4। इसका प्रेसिपिटेट बनता है, इसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और इसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस में HCl। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 यूज कर सकते हैं। BaCl2 के लिए H2SO4 यूज किया है।
तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल टाइप की होती है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है। या फिर हम बता सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस के बीच की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है reaction in acid and base या between acid and base, एसिड और बेस की जो रिएक्शंस होती हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और ये भी केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती हैं। फॉर एग्जांपल NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है, दोनों से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। एक तो NaCl सॉल्ट बनेगा और एक वाटर फॉर्मेट होता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो भी इरिवर्सिबल होती है। हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड फोर्स भी एक्टिंग में होता है और बैकवर्ड फोर्स भी एक्टिंग में होता है। रिवर्सिबल जो रिएक्शंस है उनको हम दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं। एक इरिवर्सिबल का एग्जांपल और बताता हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ, यहीं पे नोट कर लेना, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसको जब हम हीट करते हैं तो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये भी इरिवर्सिबल का एग्जांपल है। इट कन्वर्टेड टू 2KCl प्लस 3O2, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है और पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, इरिवर्सिबल। अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में प्रोसेस होती है रिएक्शन की। एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फिजिकल अगर प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल का हम जनरल एग्जांपल ले सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पे जो वाटर सॉलिड है या आइस है वो कन्वर्ट हो जाती है, डबल साइडेड एरो से हम इसको डिनोट करेंगे, इट कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा दोनों के बीच में। फिजिकल का इस टाइप्स का एक और भी एग्जांपल बता रहा हूं। अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 इट कन्वर्ट इनटू 2HI, यानी H2 और I2 का अगर हम रिएक्टेंट स्पीसीज लेते हैं तो उस कंडीशन में दोनों आपस में रिएक्शन करके HI में कन्वर्ट होती है और जैसे जैसे HI बनता जाता है वैसे वैसे बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती है और बीच में कहीं जाके एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। ये केमिकल टाइप का और ये फिजिकल टाइप का इक्विलिब्रियम है। जो इक्विलिब्रियम होगा वो दो टाइप की प्रोसेस के अंदर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम इक्विलिब्रियम की डायरेक्ट बात कर रहे हैं। एक तो फिजिकल टाइप का हो सकता है और एक केमिकल टाइप का हो सकता है, केवल रिवर्सिबल प्रोसेस में बनता है। केमिकल टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। फिजिकल टाइप के इक्विलिब्रियम के एग्जांपल दे सकते हैं हम H2O सॉलिड व्हेन इट कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस कंडीशन में ये मेल्टिंग इक्विलिब्रियम बना हुआ है, मेल्टिंग की कंडीशन में, या फिर H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू H2O वेपर, ये बॉइलिंग की कंडीशन में इक्विलिब्रियम बना हुआ है, या फिर H2O सॉलिड कन्वर्ट इनटू H2O गैस, ये सब्लिमेशन की कंडीशन में इक्विलिब्रियम बना हुआ है। ये सभी फिजिकल है। या फिर हम बात कर सकते हैं कि हमने शुगर को या फिर NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दिया। तो शुगर को जैसे जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो शुगर जो सॉलिड है और शुगर जो एक्वस है, अगर इसको हम एक्सेस में लेते हैं तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम बनेगा, यहाँ पे भी ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो मॉलिक्यूलर केमिकल जो केमिकल रिएक्शन में बनेगा, और एक आयनिक इक्विलिब्रियम
मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम जनरली नाम दे देते हैं। मॉलिक्यूलर जो इक्विलिब्रियम है उसी को हम जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि रिएक्टेंट स्पीसीज और प्रोडक्ट स्पीसीज हमेशा ही मॉलिक्यूल की फेज में होंगी, जबकि आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई भी एक रिएक्टेंट और कोई भी एक प्रोडक्ट स्पीसीज आयनिक फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल PCl5 डिकम्पोज्ड इन PCl3 प्लस Cl2, सभी मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट इनटू 2HCl, मॉलिक्यूलर स्पीसीज है। फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3, मॉलिक्यूलर एग्जांपल है। आयनिक इक्विलिब्रियम के केस में हम बता सकते हैं एक ना एक स्पीसीज आयनिक होगी। फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इट डिकम्पोज्ड इन CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, एसीटेट और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, ये दोनों आयनिक स्पीसीज है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को नाम देंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज्ड इन NH4 प्लस अमोनियम प्लस में OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन। तो आयनिक स्पीसीज होने की वजह से इसको हमने नाम दिया आयनिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम होता क्या है उस कंडीशन पे हम आते हैं। इसके लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। कि सपोज करो ये एक होस बना हुआ है, यहां पे इसके अंदर से पानी आ रहा है और इसके अंदर से बाहर भी निकल रहा है। तो हम देखेंगे कि पानी की जो स्पीड है, बाहर निकलने की स्पीड है, जब बराबर होगी तो उस कंडीशन में ये लेयर एक फिक्स हो जाएगी। वाटर की लेयर इस होस में फिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस, ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस थी, और रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, ये जो बैकवर्ड प्रोसेस थी, इन दोनों की रेट इक्वल हो गई। तो उस कंडीशन में जब दोनों रेट इक्वल होंगी तो एक लेयर फिक्स हो जाएगी। इट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अगर हम पानी के ऊपर से जो फॉरवर्ड प्रोसेस है इसकी स्पीड बढ़ा दी हमने, तो पुराने वाला इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा और नए वाला इक्विलिब्रियम फॉर्मेट होगा। पुराने वाला इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा, लेयर ऊपर आ जाएगी और फिर कुछ टाइम बाद एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा, फिक्स लेयर हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो फॉरवर्ड प्रोसेस की स्पीड है और बैकवर्ड प्रोसेस की जो स्पीड है वो दोनों फिर से सेम होगी। इस कंडीशन में फिर से फिक्स लेयर बन जाएगी। अगर इसको हम स्पीड कम कर देते हैं तो ये फिर ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके एक नई लेयर फिर से बन जाएगी कुछ टाइम बाद। यानी इक्विलिब्रियम को हम कंडीशन चेंज करके ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक होने के बाद नया इक्विलिब्रियम जो पुराना वाला इक्विलिब्रियम बना हुआ था उससे फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप बन जाएगा। उधर बनेगा जिधर जो हमने चेंज किया है वो अपोज हो सके। लेयर ऊपर आई तो प्रेशर बढ़ा तो बैकवर्ड फोर्स बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा तो बैकवर्ड रेट भी क्या हुई, बढ़ गई। फॉरवर्ड हमने बढ़ाई दी थी, अगर ऊपर से हमने इसका फॉरवर्ड प्रोसेस की रेट कम कर दी तो नीचे लेयर आई, यानी प्रेशर कम हो गया तो बैकवर्ड रेट भी क्या हो गई, कम हो गई। तो दोबारा से इक्विलिब्रियम, तो एक इक्विलिब्रियम जो बनता है वो बनने के बाद अगर कंडीशन उस पर हम चेंज कर, सभी कंडीशंस कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पे, अगर उसकी कंडीशन हम चेंज कर देते हैं तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा तो नया आने वाला इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकता है। दूसरा अगर कोई एग्जांपल लें हम, कि सपोज करो ये एक इक्विलिब्रियम है, NO2 गैसियस है और N2O4 गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसका डाइमराइजेशन है। और मैं आपको बता देता हूं कि NO2 जब आपस में जुड़ता है तो N2O4 में कन्वर्ट होता है। NO2 एक ब्राउन कलर की गैस है और ये कलरलेस गैस है। फॉरवर्ड प्रोसेस कोल्ड मीडियम में और बैकवर्ड प्रोसेस हॉट मीडियम में स्पॉन्टेनियस चलती हैं, अपने आप चलती हैं। यानी कि अगर कोल्ड मीडियम में रखेंगे तो NO2 आपस में जुड़ के N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हॉट इसको रखेंगे तो N2O4 डिकम्पोज होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर आएगा। सपोज करो कि हमने एक कंटेनर लिया है, और इस कंटेनर में हमने यहां पे कोल्ड वाटर रख लिया और इसमें एक बल्ब A
बल्ब ए यूज किया जिसमें हमने NO2 फिल करके रख दिया। दूसरा कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने हॉट वाटर रखा और उसमें भी एक कंटेनर बी या एक बल्ब बी जिसमें हमने NO2 फिल करके रख दिया। तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो NO2 है कोल्ड वाटर के केस में इट कन्वर्ट इनटू N2O4। जो NO2 हमने ब्राउन कलर की गैस फिल की थी फाइनली ये कलरलेस हो जाएगा क्योंकि इसमें N2O4 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। NO2 N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा कोल्ड मीडियम। हॉट मीडियम में NO2 ही रहेगा तो ये डीप ब्राउन कलर का होगा। अगर इनमें से किसी भी बल्ब को हम निकाल के और वार्म वाटर में पुट कर देते हैं, किसमें पुट कर दिया हमने? वार्म वाटर में। तो हम देखेंगे चाहे इस बल्ब को निकाला हो चाहे इस बल्ब को निकाला हो, वार्म वाटर में फुल करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे NO2 और N2O4 दोनों का मिक्सचर होगा और दोनों का मिक्सचर होगा तो ये ब्राउन कलर का होता है, ये कलरलेस होता है। तो इसका जो कलर आएगा इसके अंदर बल्ब का कलर जो गैस भरी हुई है इसमें, तो इसका जो कलर होगा वो उस कंडीशन में लाइट ब्राउन कलर का होगा। और लाइट ब्राउन कलर का है इसका मतलब NO2 और N2O4 दोनों प्रेजेंट है और दोनों प्रेजेंट है तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बन चुका होगा, इसलिए कैसा कलर आता है? लाइट ब्राउन। इनमें से कोई भी बल्ब हम इसमें रखेंगे, इट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन कैसे है? इक्विलिब्रियम की है। अगर वार्म वाटर का टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में इनका कलर जो है लाइट ब्राउन ही रहेगा, कलर की इंटेंसिटी घटेगी भी नहीं और बढ़ेगी भी नहीं। इस बल्ब को फिर से हमने निकाल के कोल्ड वाटर में रख दिया तो ये कलरलेस हो जाएगा। इस बल्ब को फिर से निकाल के हमने हॉट वाटर में रख दिया तो इसका डीप ब्राउन कलर आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये कंडीशन क्या है जिसमें दोनों चीजें हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो रही है, ये इसमें कन्वर्ट हो रही है और मिक्सचर बना हुआ है लाइट ब्राउन कलर का। यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगी हुई है। तो इक्विलिब्रियम पे सभी कंडीशंस कांस्टेंट हो जाती हैं। इसका और भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी कंटेनर में हमने हाइड्रोजन गैस और आयोडीन दोनों गैसेस फॉर्म में फिल कर दी, ये भी गैसेस फॉर्म में फिल कर दी। तो हाइड्रोजन तो होती है कलरलेस और आयोडीन होती है ये कलर्ड होती है और इसका वायलेट कलर होता है। कलर कैसा होता है? वायलेट होता है। दोनों को फिक्स कर दिया इस कंटेनर में और कंटेनर को हमने धूप में रख दिया या फिर इसका टेम्परेचर लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। उस कंडीशन में दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, H2 प्लस I2 दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू 2HI। 2HI में ये कन्वर्ट होंगी। जैसे 2HI बनने लगेगा वैसे वैसे बैकवर्ड प्रोसेस भी चलने लगेगी। शुरुआत में आयोडीन और हाइड्रोजन ज्यादा थी, HI कम था, 0 था, तो उस कंडीशन में दोनों आपस में रिएक्शन करके जब इसमें कन्वर्ट होंगे तो इन दोनों की कंसंट्रेशन कम होगी और इनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो आयोडीन का जो वायलेट कलर है वो डीकलराइज्ड होता चला जाएगा। यानी कि ये कलरलेस थी, ये कलर्ड है और ये कलरलेस है। इसलिए जैसे जैसे रिएक्शन में आयोडीन पार्टिसिपेट करेगा वैसे वैसे इसका कलर डीकलराइज्ड होता चला जाएगा और फाइनली ये कलरलेस हाइड्रोजन और आयोडीन का मिक्सचर बन के और फाइनली ये इक्विलिब्रियम बन चुका होगा इस कंटेनर में। और अगर कंटेनर में इक्विलिब्रियम बन गया इसका मतलब वायलेट कलर तो रहेगा ही क्योंकि आयोडीन वहां पे थी उस क्वांटिटी में और आयोडीन की जो क्वांटिटी है उसके बेस पे इसका जो वायलेट कलर है, शुरुआत में तो वायलेट डीप वायलेट था, बाद में ये लाइट वायलेट हो चुका होगा, लाइट वायलेट कलर इसका आ जाएगा। तो वहां पे कंडीशन हो जाएगी इक्विलिब्रियम की। अब मैं बात कर रहा हूं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या है? नंबर फर्स्ट, किसी भी इक्विलिब्रियम पे अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो चुका है तो उस कंडीशन में फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाती है। हमेशा ही रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉर्मेट होता है। ऑलवेज इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड in reversible process
और रिवर्सिबल रिएक्शंस। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा या रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, कभी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस या फॉरवर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड प्रोसेस। फॉरवर्ड प्रोसेस की रेट बैकवर्ड प्रोसेस की रेट की इक्वल होगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड को मैं VWD पुट कर रहा हूं। थर्ड, अगर गैसियस कंडीशन है किसी इक्विलिब्रियम के लिए, तो गैसियस कंडीशन के लिए अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होना है तो क्लोज कंटेनर में होगा, ओपन कंटेनर में नहीं होगा। मींस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड इन क्लोज कंटेनर ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस। गैसेस होमोजीनियस जिसमें सभी पार्टिकल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस हों, और हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में या फिर सारे गैसेस में, तो उस कंडीशन में हमेशा ही हमें क्लोज कंटेनर यूज करना पड़ेगा अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है तो। फोर्थ, ऑल फिजिकल पैरामीटर like density, concentration, color, temperature, pressure, volume are constant at equilibrium। इक्विलिब्रियम पे सभी फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट होंगे। फोर्थ, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अगर इक्विलिब्रियम बना हुआ है और वहां पे हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट का वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जो कैटलिस्ट होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रेट को अफेक्ट करता है और इक्वली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं होगा। ड्यू टू catalyst effect both forward and backward rate in same manner। इसलिए कैटलिस्ट का वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कैटलिस्ट अगर किसी रिएक्शन में हमें यूज करना है तो क्या करेंगे, हम शुरुआत में केवल रिएक्टेंट लेते हैं, उस टाइम कैटलिस्ट डाल देंगे। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को फॉरवर्ड को तेजी से बढ़ाएगा। पहले तेजी से बढ़ाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से फिर तेजी से कौन बनेगा, रिएक्टेंट। फाइनली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम को जल्दी से जल्दी एस्टैब्लिश करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं किसी रिएक्शन में। For equilibrium established earlier, इक्विलिब्रियम को जल्दी से एस्टैब्लिश करवाने के लिए हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। अगर इक्विलिब्रियम बना हुआ है और उस टाइम हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो कैटलिस्ट का वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिफ्थ,
सभी चीजें इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट है, तो ऐसा लगेगा हमें जैसे रिएक्शन चल ही नहीं रही। अब रिएक्शन प्रोसेस में ही नहीं है ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि सब चीजें कांस्टेंट हो गई, डेंसिटी, कलर वगैरह सब कांस्टेंट हो गया। फिर भी फॉरवर्ड भी चल रहा रहता है, बैकवर्ड भी चल रहा रहता है। इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, काइनेटिक है, मींस चल भी रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम को नाम देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड dynamic equilibrium due to feel that there is no reaction take place, कोई रिएक्शन यहां पे नहीं चल रही है, बट एक्चुअली रिएक्शन आर प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड होती हैं, इसलिए इसको नाम क्या दिया हमने, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे सब चीजें कांस्टेंट होगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट जब इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम फॉर्मेट हो जाता है। अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें, कि सपोज करो ये एक रिएक्टेंट है, शुरुआत में ये किस में कन्वर्ट होने लगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगा, ये रिएक्टेंट यूज किया मैंने और ये प्रोडक्ट है। शुरुआत में ए की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, बी की कंसंट्रेशन 0 होगी। रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो ए की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, बी की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, फॉरवर्ड रेट स्टार्ट होगी। ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होगी और बी की बढ़ेगी। जैसे जैसे बी की बढ़ेगी वैसे वैसे बैकवर्ड रेट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। शुरुआत में ए की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो फॉरवर्ड रेट बहुत ज्यादा थी, बैकवर्ड रेट 0 थी क्योंकि बी बना ही नहीं था। जैसे ही बी बनने लगा तो बी की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, ए की कम होने लगी, तो बैकवर्ड रेट बढ़ने लगी, फॉरवर्ड रेट कम होने लगी, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है तो फॉरवर्ड रेट कम होगी, इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी तो बैकवर्ड रेट बढ़ेगी। फॉरवर्ड रेट कम होके और बैकवर्ड रेट बढ़ के जब फाइनली इक्वल हो जाती है देन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड रेट डिक्रीज्ड विद टाइम due to concentration of reactant decreased with time। फॉरवर्ड रेट टाइम के साथ डिक्रीज होगी, और क्यों डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो फॉरवर्ड जो ये था फॉरवर्ड प्रोसेस है, फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए ए रिएक्टेंट था तो इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होगी तो फॉरवर्ड रेट डिक्रीज हो जाएगी, और बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ेगी तो बी बैकवर्ड रेट के लिए या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बी एक रिएक्टेंट हो गया, इस साइड में चलेगी रिएक्शन, तो उस कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो बैकवर्ड रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। बैकवर्ड रेट इंक्रीज्ड विद टाइम due to concentration of product increase with time। कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट का होगा इंक्रीज होगा, इसलिए बैकवर्ड रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड फाइनली फॉरवर्ड रेट घट के और बैकवर्ड रेट बढ़ के, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट जब इक्वल हो जाती हैं will be equal, increase with time, and finally when forward rate and backward rate will be equal then it is condition of इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, ये 6th पॉइंट पे नोट कर लेना। कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्यों है, क्योंकि दोनों रेट क्या होगी, इक्वल होगी, और जैसे ही दोनों रेट इक्वल होगी तो
फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन तो चल रही होगी, लेकिन ना तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई टाइम चेंज आएगा और ना ही इसकी कंसंट्रेशन। इसलिए जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या नाम देंगे कि सब चीजें कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे घटा देंगे किसी भी एक चीज में अगर कोई चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम टूट जाएगा और इक्विलिब्रियम किसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। 7th, all physical parameter are constant at equilibrium। इक्विलिब्रियम पे सभी फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं। अगर हम हमारी तरफ से किसी फिजिकल पैरामीटर में चेंज करते हैं, इफ एनी फिजिकल पैरामीटर चेंज्ड एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम पे हम किसी फिजिकल पैरामीटर को चेंज करते हैं तो ऑल्ड इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा। देन ऑल्ड इक्विलिब्रियम ब्रेक्ड एंड ए न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म्ड। नया इक्विलिब्रियम बनेगा या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। एक इक्विलिब्रियम टूट जाएगा और एक नया इक्विलिब्रियम कुछ टाइम बाद फिर से एस्टैब्लिश हो जाएगा। 8th, जैसा कि मैंने अभी बताया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक नाम देते हैं। फिजिकल पैरामीटर में अगर कोई चेंज करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। कैटलिस्ट का हमें कोई इफेक्ट वहां पे नजर नहीं आएगा। अगर इक्विलिब्रियम बना हुआ है तो वहां कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे। किसी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट इसलिए यूज करेंगे रिवर्सिबल में जिसमें इक्विलिब्रियम बनने के चांसेस हों, ताकि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंच जाए फॉरवर्ड रेट के अकॉर्डिंग। 8th, रेट ऑफ रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा। इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन में 50% पे बन सकता है, 40 पे बन सकता है, 30 पे बन सकता है, 60 पे बन सकता है, यानी कि रिएक्शन 60% कंप्लीट हुई तब बन सकता है, 90% कंप्लीट हुई तब बन सकता है, 30% कंप्लीट हुई तब बन सकता है। तो इक्विलिब्रियम कहीं भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम 50% कंप्लीशन पे बनेगा। मींस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड एट इनिशिएशन, रिएक्शन स्टार्ट हुई तब भी बन सकता है, और इन मिड और एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मीन्स इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड एनी टाइम ऑफ रिएक्शन। Any completion of reaction like 2%, 9%, 30%, 50%, 60%, 88%, 99% and so on। किसी भी परसेंटेज कंप्लीशन पे बन सकता है। ये थी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की रेट हम एवरेज देते हैं क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम शुरुआत में ज़्यादा लेते हैं, धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। तो अगर कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो रेट भी क्या होती चली जाएगी, कम। तो हम एक एवरेज रेट वहाँ पे चेंज करेंगे। तो कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कैसा चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन is changing in concentration with time। टाइम के साथ कंसंट्रेशन में चेंज को हम रेट ऑफ रिएक्शन नाम देते हैं। मींस किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंजिंग इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के साथ टाइम इंटरवल के साथ कितनी चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में। मींस dx बाई dt प्लस माइनस dc बाई dt से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब प्लस और माइनस किसके लिए दे रहे हैं,
पॉजिटिव हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्ट और नेगेटिव यूज कर रहे हैं हम फॉर रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या होता है, कमी आती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन शुरुआत में क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए इसको हम अपीयरिंग रेट नाम देंगे और इसको हम नाम देंगे डिसअपीयरिंग रेट। अपीयरिंग रेट और डिसअपीयरिंग रेट। सपोज करो कि कोई रिएक्शन है आपके पास, एवरेज कंसंट्रेशन में चेंज को हम उससे एक्सप्रेस कर देंगे। रिएक्शन है ए कन्वर्ट इनटू बी और केवल इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां इक्विलिब्रियम बनने का चांस नहीं है। तो इस कंडीशन में कंसंट्रेशन और बी के बीच में ग्राफ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन यूज किया है और यहाँ पे हमने टाइम यूज किया है। ए की कंसंट्रेशन ये थी और बी की कंसंट्रेशन शुरुआत में 0 थी। ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होती चली गई और बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती चली गई। ये प्रोडक्ट के लिए दिया हमने और ये दिया हमने रिएक्टेंट के लिए। ऐसा होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और रिएक्टेंट की घटती चली जाएगी। फाइनली रिएक्टेंट 0 पे पहुंच जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, क्योंकि कैसी थी आपके पास, इरिवर्सिबल। अगर ये रिवर्सिबल होती तो फिर क्या होता, अगर कंडीशन होती है इसकी रिवर्सिबल की, कि ए कन्वर्ट इनटू बी एंड बी आल्सो कन्वर्ट इनटू ए, प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है, तो उस टाइम जो ग्राफ आता वो इस टाइप से आता, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ए की कंसंट्रेशन शुरुआत में मैक्सिमम थी और बी की कंसंट्रेशन तो 0 थी। ए की कंसंट्रेशन कम होती, बी की कंसंट्रेशन बढ़ती, और एक ऐसी कंडीशन आती है, ऐसा टाइम आता, उस टाइम पे क्या होता, इस टाइम पे दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती इस टाइप से। और अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती, इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी तो इक्विलिब्रियम बन गया, देन इट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन कौन सी आ जाती है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी एस्टेब्लिश्ड हो सकता है, इसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी एस्टेब्लिश्ड हो सकता है, कि यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन यूज की, यहाँ पे हमने टाइम यूज किया। ए की कंसंट्रेशन ये यूज की थी और बी की कंसंट्रेशन ये यूज की। टाइम के साथ साथ ए की कंसंट्रेशन घटती चली गई, टाइम के साथ साथ बी की कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई, और एक ऐसा पॉइंट आ गया, ऐसा टाइम आ गया जिसपे दोनों की कंसंट्रेशन फिर से कांस्टेंट हो गई, दैट इज आल्सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे तो अगर देखें तो ए की कंसंट्रेशन 50% भी नहीं पहुंची थी और इक्विलिब्रियम बन गया, यानी 50% से पहले इक्विलिब्रियम बन गया। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड at below 50% completion of reaction। रिएक्शन के 50% कंप्लीशन से पहले ही इक्विलिब्रियम फॉर्मेट हो चुका है। इसकी कंडीशन ये है कि दोनों आपस में क्रॉस कर चुके, इसका मतलब, और दोनों के कोफिशिएंट मैंने 1 यूज किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो गई, और उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम बनाया। मींस इक्विलिब्रियम जो बना वो 50% कंप्लीशन से भी आगे जाके बनाया। Equilibrium established after 50% completion। इक्विलिब्रियम कहीं पे बन सकता है, बता चुका मैं, ऐसा नहीं है कि 50% पे इक्विलिब्रियम बने। या फिर ग्राफ ये आ सकता है, यहाँ पे मैंने लिया कंसंट्रेशन और यहाँ पे मैंने लिया टाइम। ये ए की कंसंट्रेशन थी, सपोज करो x थी, बी की कंसंट्रेशन उस टाइम कितनी थी, 0। ए की कंसंट्रेशन घट गई और बी की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और यहाँ जाके इक्विलिब्रियम बन गया, दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो x/2 आ गई, यानी ए 50% घट चुका है, तो इक्विलिब्रियम बन गया कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट हो चुकी है। लेकिन इक्विलिब्रियम किस परसेंटेज पे बना, 50% कंप्लीशन पे बन चुका है। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड एट 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन।
तो ग्राफ से हम इस चीज का पता लगा लेंगे, रिएक्शन के 50% कंप्लीशन में इक्विलिब्रियम बन चुका है। या फिर इनके कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। कोफिशिएंट को हम इस टाइप से ले रहे हैं, सपोज करो कि 2a कन्वर्ट इनटू b। इसका मतलब क्या है कि a के जब 2 मोल खत्म होंगे तब b का 1 मोल बनेगा। तो डिसअपियरिंग रेट ऑफ a और अपियरिंग रेट ऑफ b में एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया कि a की डिसअपियरिंग रेट b की अपियरिंग रेट से दुगनी है, क्योंकि इसका 2 मोल खत्म होगा, इसका 1 मोल खत्म होगा। यानी कि b की अपियरिंग रेट और a की डिसअपियरिंग रेट क्या बता सकते हैं हम कि अपियरिंग रेट ऑफ b कौन दुगना है भाई, डिसअपियरिंग रेट दुगनी है किससे, b की अपियरिंग रेट से। तो हम बता सकते हैं ये दुगनी होगी तो मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 2, अपियरिंग रेट ऑफ b की मल्टीप्लाई बाय 2 डिसअपियरिंग रेट ऑफ a है। इस टाइप से हम इसको पुट कर लेंगे। तो उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो ग्राफ इस टाइप से आएगा। यहां पे हमने ले लिया कंसंट्रेशन और यहां पे हमने ले लिया टाइम। a की कंसंट्रेशन सपोज करो हमने ये ली है और उस टाइम b की कंसंट्रेशन 0 थी। अब a के 2 मोल खत्म होंगे तो b का 1 मोल बनेगा, मींस a के 2 मोल खत्म हो गए उस टाइम b का 1 मोल बना। इसका 1 मोल बना, इसके 2 मोल खत्म हो गए। और इस टाइप का ग्राफ आएगा कि यहाँ पे आगे कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे आगे ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। 50% से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इसका जो स्लोप आएगा वो इससे डबल होगा। इसका जो स्लोप है उससे डबल हो गया, क्योंकि इसके 2 मोल जब तक खत्म होंगे तब तक इसका 1 मोल बन चुका होगा। ये और ये दुगना है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्विलिब्रियम बनेगा। तो इस टाइप से ग्राफ प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। रिएक्शन आपके पास N2 नाइट्रोजन गैसेस है प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैसेस है। इक्विलिब्रियम बन रहा है, क्लोज कंटेनर में बनेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। 2NH3 गैसेस। तो इनके लिए अगर देखें हम तो सपोज करो कि हमने हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन जो ली वो हाइड्रोजन की तो ये ले ली, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ये ले ली। उस टाइम अमोनिया की कंसंट्रेशन 0 थी, यहाँ पे हमने टाइम यूज कर लिया। तो हाइड्रोजन का 3 मोल जब खत्म होगा उस टाइम नाइट्रोजन का 1 मोल खत्म होगा, तो डिसअपियरिंग रेट हाइड्रोजन की ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के लिए स्लोप ज्यादा आएगा, इसके लिए नाइट्रोजन के लिए स्लोप कम आएगा, दोनों खत्म हो रहे हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन की जो अपियरिंग डिसअपियरिंग रेट है, अमोनिया की अपियरिंग रेट उससे दुगनी होगी। यानी कंडीशन क्या आ गई, सपोज करो इस टाइम पे आके इक्विलिब्रियम बन गया तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ के कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी यहाँ के कांस्टेंट हो जाएगी और इसकी यहाँ के कांस्टेंट हो जाएगी। ये इस रिएक्शन के लिए 50% से आगे चली जाएगी तो आपके आपस में क्रॉस भी कर सकते हैं, कम रहेगी तो क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो स्लोप होगा, इसका जो डिग्री बनेगा वो ज्यादा कम बनेगा और इसका डिग्री बनेगा वो ज्यादा। सबसे ज्यादा डिग्री किसका रहेगा, इसका, क्योंकि इसका 1 मोल खत्म होगा, उसके 3 खत्म होंगे, उस टाइम इसके 2 बनेंगे। तो इस टाइप से हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब किसी रिएक्शन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल दिस, कि एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में हमने 2 चीजें ले ली, H2 एंड I2। या फिर एक कंटेनर लिया जिसमें हमने ले लिया केवल HI, अलग अलग कंटेनर है दोनों। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो H2 प्लस I2 कन्वर्ट इनटू 2HI, ये रिएक्शन होगी। और इसमें जो रिएक्शन होगी वो 2HI कन्वर्ट इनटू H2 प्लस I2। यानी कि अगर रिएक्टेंट लेके चलेंगे तब भी इक्विलिब्रियम बनेगा और अगर प्रोडक्ट लेके चलेंगे उस टाइम भी इक्विलिब्रियम बनने की उसमें कंडीशन है। तो अगर ग्राफ एक ही में अगर प्लॉट करें हम, तो सपोज करो इस रिएक्शन के लिए प्लॉट कर रहा हूं, तो पहले हमने कंडीशन ले ली H2 प्लस में I2 की। तो H2 प्लस I2 टाइम के साथ साथ अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट होती तो इस टाइप से खत्म हो जाएगा और HI इस टाइप से बन जाएगा। ये किसके लिए लिया मैंने, HI के लिए। HI इस टाइप से बन जाएगा। H2 प्लस I2 मिलके यहाँ पे HI बनाएंगे
समझ गए इस चीज को। और HI डिकम्पोज होकर यहाँ पे H2, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए तो ये है, टाइम इधर चल रहा है, और बैकवर्ड के लिए टाइम इधर चल रहा है। यानी रिएक्शन में हम रिएक्टेंट लेके चलेंगे तब भी इक्विलिब्रियम बनने के चांसेस हैं, और प्रोडक्ट लेके चलेंगे शुरुआत में तब भी इक्विलिब्रियम बनेगा। यानी ये एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पे कौन बन सकता है, इक्विलिब्रियम फॉर्मेट होगा। तो HI डिकम्पोज होगा, पहले HI, इस कंडीशन में HI ज्यादा रहेगा और H2 प्लस I2 क्या रहेगा, कम। H2 प्लस I2 के लिए H2 प्लस I2 क्या रहेगा, कम, 0। HI डिकम्पोज होगा तो H2 प्लस I2 बनेगा, तो कहीं जाके इक्विलिब्रियम बन चुका होगा इसमें। अगर H2 प्लस I2 लेंगे तो HI 0 रहेगा, उस टाइम से फॉरवर्ड चलेगा, तो टाइम के साथ साथ कहीं पे भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन सकता है। और अगर इक्विलिब्रियम बनने की कंडीशन नहीं है तो फाइनली ये 0 हो जाएगा और HI मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ हम देख सकते हैं किसके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ये जो लाइन आई है, सपोज करो इसको हमने ओपन कर दिया कंटेनर को, तो H2 प्लस I2 आपस में ट्रीट होकर 2HI में फॉर्मेट हो रहे हैं, यानी H2 प्लस I2 फाइनली 0 हो जाएंगे, क्योंकि ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। और अगर ये लेके हमने ओपन कंटेनर छोड़ दिया तो ये आके फाइनली यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 प्लस I2 में, या फिर H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो जाएंगे HI के अंदर। तो उस कंडीशन में ग्राफ चलेगा। बीच में अगर क्लोज कंटेनर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम बनाती है, रिवर्सिबल टाइप की प्रोसेस है, तो उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर हम रिएक्टेंट लेके चलते हैं तो भी बीच में कहीं जाके इक्विलिब्रियम बनेगा, और अगर केवल प्रोडक्ट को लेके चलते हैं तो भी बीच में जाके कहीं इक्विलिब्रियम बनने के चांसेस है। तो दोनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम फॉर्मेट हो सकता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।